मई 2025 की 4 रोज़ा जंग और मार्का हक, आपके ख्याल में पाकिस्तान का जवाब 2019 के मुकाबले में कितना ज़्यादा स्ट्रेटेजिक और ज़बरदस्त था? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, तभी हम तमाम लोग, पूरी कौम मिलकर मार्का हक की इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जिस तरह का रिस्पॉन्स हमने जनरेट किया, तो मैं समझता हूँ उसकी मिसाल 65 वॉर के अंदर और 61 में तो दी जा सकती है, लेकिन उसके बाद मॉडर्न एरा के अंदर अपने से 4 गुना बड़ी फौज को 3-4 दिन के अंदर घुटनों पे आने में मजबूर करना। और स्पेशली जब हमने रिस्पॉन्स किया था 10 मई को, तो उस जिस तरह से वो 45 मिनट के अंदर अपने घुटनों पे आया था, इसकी मिसाल में माजी में नहीं मिलती है। देखिए, जब ये जो रिस्पॉन्स हमने जनरेट किया था, इसमें 2-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई थी। सबसे पहले मैं कहूँगा 3 मिथ टूटी थी, 2 वैलिडेट फैक्ट्स हुए थे और एक न्यू नॉर्मल जनरेट हुआ था जब ऑपरेशन मार्का हुआ था। सबसे पहली मिथ जो टूटी वो ये कि इंडिया जो है साउथ एशिया के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, ये मिथ टूटी और उसकी जगह वो रेलीगेट हो गई इनटू फेवर ऑफ पाकिस्तान कि वो इंडिया क्या नेट रीजनल जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइडर होगा। वी बिकेम द नेट रीजनल स्टेबलाइजर, जो ज्यादा पॉजिटिव एंगल से देखा जाता है, जो ज्यादा अमन के लिए काम करता है और इस खित्ते में एक अहम ताकत बन के हम लोग उभरे। एक पहली मिथ ये टूटी। सेकंड मिथ ये टूटी कि इंडिया समझता था कि वो सोशल मीडिया के जरिए उसने जो एक सो कॉल्ड दरार पैदा कर ली है, उसका वहम था। एक मिथ थी कि आर्म फोर्सेस और अवाम के दरमियान कोई दरार पैदा हो गई है, वो मिथ टूटी बिकॉज द मोमेंट फर्स्ट बुलेट वाज फायर्ड बाय द इंडियंस, हमने देखा कि पूरी कौम जो है वो अपने फोर्सेस के साथ हमेशा की तरह खड़ी हुई, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कोई बात नहीं, आपस में डोमेस्टिक लेवल पे डिफरेंसेस हो सकते हैं सियासी क़यादत के और सारा कुछ, लेकिन जब बात पाकिस्तान की है तो सारे जुड़ गए। तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो ये कि टू फ्रंट वॉर सिनेरियो का एक कॉन्सेप्ट जो था, एक मिथ थी कि इंडिया ईस्ट से हमला करेगा और वेस्ट की जानिब से अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए टीटीपी के लोग जो दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान फोर्सेस की के जो रिसोर्सेज हैं उसको डाइल्यूट करेंगे, 2 प्रॉन्ग्स के ऊपर उसको डिवाइड करेंगे। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम टेररिज्म को भी जो है उसको रोक रहे थे, एट द सेम टाइम ईस्ट के साथ जो जैसी थ्रेट डेवलप हुई है, ऑपरेशन मरसूस जो हमने किया उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती है। तो 3 मिथ ये टूटी। 2 चीजें जो वैलिडेट हुई हैं वो ये कि जैसे आमतौर पे कहा जाता है, इट्स नॉट द मैन बिहाइंड द गन बट इट्स द गन व्हिच इट्स द मैन बिहाइंड द गन नॉट द गन व्हिच फाइट्स। तो वो सही मानों में वैलिडेट हुआ कि अगर राफेल किसी मुल्क के पास है लेकिन उसमें बैठा हुआ कॉकपिट के अंदर पायलट अगर तगड़ा नहीं है, ना प्रोफेशनल हिसाब से, ना मोटिवेशन हिसाब से, ना जज्बा शहादत के हिसाब से, तो फिर राफेल भी ऐसी हैं जैसे मशाक जो सबसे स्लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है। लिहाजा हमने प्रूव किया कि हमारे शेपर, हमारे पायलट्स जो कॉकपिट में बैठे थे, तो फिर वो JF-17 हो या मिराज हो या J-10C हो या F-16 हो, तो फिर शेर का जिगरा लेके जो पायलट्स थे उन्होंने प्रूव किया। बेशक। सेकंड जो चीज वैलिडेट हुई, हम देख रहे थे कि कारगिल वॉर के बाद से लेकर हम प्लानिंग सारी कर रहे थे ऑन मैप्स, हम सारी वॉर गेमिंग करते थे कि इंडिया ये करेगा तो हम ये करेंगे, इंडिया ये करेगा तो हम ये करेंगे, कॉन्टिजेंसी बनाया करते थे और हम इसको जनरली अपनी एक्सरसाइजेस में प्रैक्टिस भी करते थे। लेकिन मैं कहता हूँ कि थैंक यू इंडिया कि हमने वो जो सारी कॉन्टिजेंसीज या प्लान्स बनाए थे, एक्चुअली ऑन ग्राउंड हमने उसको टेस्ट कर लिए कि हम वाकई इंडिया को तमाम महाजों पे शिकस्त दे सकते हैं और हमारी जितनी जदीद टेक्नोलॉजी थी उसको हमने जो प्रैक्टिस कर लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सही मानों में एक बैटल हार्डन अफवाज हैं। लास्ट जो हमने न्यू नॉर्मल जनरेट किया वो ये था कि किस तरीके से एक जो फौज है जो 4 गुना एसिमेट्रिकली कम है दूसरे अपने दुश्मन मुल्क से, वो किस तरीके से एक यूनिसॉन, एक जॉइंट, एक कन्वर्ज तरीके के साथ अगर एम्प्लॉय हो तो एक ऐसा पंच बन जाती है जिसके इंडिया के पास कोई जवाब बनता ही नहीं था। तो हमने एक न्यू नॉर्मल जनरेट किया और अब ऑपरेशन मरसूस की जो हमारी स्ट्रेटजी थी वो सुनने में आता है और देखने में भी आ रहा है कि दीगर ममालिक के जो वॉर कॉलेजेस हैं और स्टाफ कॉलेजेस हैं उसमें एज ए केस स्टडी के तौर पर बनाया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का स्टेचर बहुत ऊंचा गया और इंडिया जो अपना डिजर्विंग जो उसका स्टेचर था वो जो बिल्कुल ही जो है एक क्या उसका मकार एक कौम है, कौम में नहीं कहता, मुल्क की उसकी लीडरशिप है, वो दुनिया में जो है असल अपने मकाम। बिल्कुल बिल्कुल, भारत को हजीमत उठाना पड़ी है और उसके बाद ये सिलसिला बढ़ता ही चला जा रहा है। ब्रिगेडियर साहब, अगर हम देखें तो एक ही रात में 6 तैयारे गिर जाना और किसी भी फसाइया के लिए ये बड़ा ही डरावना ख्वाब होता है, वो चाहे किसी हादसाती तौर पर हो। ये तो बाकायदा मार गिराए गए और
कैपेसिटी इससे ज़्यादा की थी मार गिराने की, लेकिन हमने एक पैगाम दिया। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तादाद इससे ज़्यादा बताते हैं। क्या आपको लगता है कि इस सब के बावजूद भारतीय फ़ज़ाइया का मोराल अब इस काबिल है कि वो दोबारा किसी मुहिम जोई का सोच भी सके? मैं देखें, उनकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी जब उसे 6 और 7 की रात को पे अटैक किया था, तकरीबन 12:30 के करीब, जब बुरीके और यहाँ पे नीचे अहमदपुर शर्किया और ऊपर मुजफ्फराबाद के पास 9 टारगेट्स को उन्होंने साइमल्टेनियसली एंगेज किया था। हम तमाम उनको देख तो रहे थे कि वो टुकड़ियों में इंडियन एयरफोर्स जो है वो बॉम्बर्स के साथ और जो है वो फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ और अवैक्स के साथ पूरे पाकिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर है उस पर डिवाइड थी। 4 टुकड़ियां थी। एक तो नीचे कराची के वेस्ट में थी, फिर एक रहती रहमिया खान या भावलपुर है उसके अपोजिट इंडियन साइड पे थी, और तीसरी जो है वो सियालकोट और लाहौर के सेक्टर में थी, और एक ऊपर कश्मीर में थी। तो उन्होंने यहाँ पे रहती रहमिया खान और भावलपुर के अंदर टारगेट एंगेज किए, उधर से नॉर्थ में कश्मीर में एंगेज किया, और एक मुरीद के जो है वो ये सियालकोट सेक्टर से जो उन्होंने किया था। अब ये 22 अप्रैल का पहलगाम का हम देख रहे थे कि वो चीजें इवॉल्व कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, और एक जो है नैरेटिव बनाए जा रहे हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से तैयार थे कि हमने रिस्पॉन्ड कैसे करना है, बिकॉज वो 4 टुकड़ियों में उसको डिवाइड करके हम पे हमला करना चाह रहे थे, सरप्राइज देना चाह रहे थे। लेकिन हमारी सारी साइबर के लोग जागे हुए थे, और आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं 7 जो मई है 2025 को, इसी वक्त जब हम बात कर रहे हैं, पिछले साल 365 दिन पहले इस वक्त तक 6 तैयारे जो हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके थे, बिकॉज 12:30 के करीब उन्होंने 12 के करीब अटैक किया था। 55 मिनट के अंदर हम उनके 6 तैयारे गिरा चुके थे। फिर उसके बाद कंफर्मेशन हो रही थी कि हमने हिट तो की है, लेकिन मलबा कहाँ गिरा है, क्या हुआ है, कौन सा जहाज था, किस जगह पे गिरा है। तो सुबह बाय दिस 9 o'clock टाइम, जब आप अपना मॉर्निंग शो उस दिन भी कर रहे होंगे, तो बार बार आ रहा था एक तैयारा कंफर्म, 2 तैयारे कंफर्म, 3 तैयारे कंफर्म, बाय 9 o'clock फिर कंफर्म हो गए थे। इसीलिए जो औरंगजेब साहब जो जनरल अहमद शरीफ या डीजीएसपीआर के साथ आके जो प्रेस ब्रीफिंग किया करते थे, तो वो तो बहुत हार्ट थ्रोब बन गए थे, वैसे तो एक मीडिया फिगर बन गए थे। तो उन्होंने बड़ा फेमस सारा वो कहते हैं ना दरिया कूजे बंद किया था, उन्होंने प्राउडली कहा था 8-6-0। तो पूरी कौम का जो मोराल अभी भी हमारे उनके खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल अहमद साहब, मोराल बहुत हाई है, और जब भी हम सुनते हैं और इस 65 की वॉर के अंदर वो जब था जी इस तारीखी लम्हे को याद करते हैं तो वाकई मोराल फिर से हाई हो जाता है। और जितनी भी तैयारे गिराए हो, लेकिन 6-0 की जो धूम हर जगह मची है वो इंडिया कभी भी नहीं भूल सकता। और जिस तरह से उसने गुमान किया था कि वो पाकिस्तान को जेर कर लेगा ऑपरेशन सिंदूर शुरू करके, लेकिन उसे अमरीकी सदर के जरिए जंगबंदी की भीख मांगनी पड़ी। सिफारती पसपाई को आप कैसे देखते हैं? और अब जो शाइनिंग इंडिया के जो नारे लगाने वाले वो कहीं नजर नहीं आते। क्या लगता है आपको, जिस हद तक आइसोलेट हो चुका है भारत, दोबारा कहीं किसी सिफारती महाज पर नजर आ सकते हैं आपको? गुमान करने वालों को हमने घुमा कर रख दिया इन शॉर्ट। देखिए, आपको पहले सवाल का मैं आखिरी हल्का से जवाब रह गया था कि आपने कहा कि क्या वो अब दोबारा एयरफोर्स का मोराल ऐसे है। मोराल बेचारों को उस वक्त भी नहीं था। उस वक्त भी इंडियन एयर चीफ और जो सेकंड कमांड थे वो बता रहे थे कि हम सरप्राइज नहीं अचीव कर सकते, पाकिस्तान के पास इतना मोटिवेशन है, इतने वेपन्स हैं कि वो नहीं लड़ पाई। जब उन्होंने इस तरह की चीजें अपने पॉलिटिकल क़यादत को बताई थी, तो उन्होंने, आपको याद हो कि नंबर 2 ऑफ द एयरफोर्स उसको डिसमिस किया था। इसी तरीके से उनकी जो इंटेलिजेंस के लोग थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के सेकंड इन कमांड था, उसको फारिग किया था जनरल साहब को। दौरान जंग लीडरशिप को चेंज किया गया था, क्योंकि वो लोग हाई मोराल में नहीं थे। और अब जब इतना नुकसान कर चुके हैं, और अब तो उनके जयशंकर और ये सारे लोग मान रहे हैं, जो इंडियन चीफ मान रहे हैं, चीफ मान रहे हैं बाकी, लेकिन वो भी बेशर्मी से कहते हैं कि कोई बात नहीं, जंग के अंदर नुकसान होते हैं, ठीक है होते होंगे, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी अभी भी राजी नहीं। लेकिन जो अपने फतवाहत की बात की ना कि सफारती फतह, हमने 3 सतह के ऊपर फतह हासिल की थी। पहली थी आपकी मिलिट्री, जिसकी हम बात कर चुके हैं कि मिलिट्री के लेवल के ऊपर हमने न्यू नॉर्मल जनरेट किया। दूसरी थी नफ्सियाती, कि वो जो एक इंडिया को एक जोन था कि हम पूरी दुनिया के जो है वो ब्लू आइड हैं, और वो तमाम दुनिया हमारे साथ खड़ी होगी, और पाकिस्तान में जो है वो अवाम जो है वो बिल्कुल मुतरफ़र है आर्म फोर्सेस से, और इस तरह की जो तमाम चीजें। और फिर उसके साथ वो उनका अपना जोम जो राफेल को लेकर जिस तरह से मोदी स्टेटमेंट दिया करता था, या जयशंकर या फॉर दैट मैटर ये राजनाथ दिया करता था, ये तमाम चीजें जो उनकी नफ्सियाती एक बर्तरी थी, वो बिल्कुल शिकस्त फास वहां पर अवाम के लेवल पे भी और आर्म फोर्सेस लेवल के ऊपर भी नफ्सियाती हमने जंग जीती थी। और ऑफ कोर्स उसमें आप लोगों का जो मीडिया, जैसे आप लोग बात कर रहे हैं,
आप लोगों ने इतनी अच्छी उसकी कवरेज की थी कि दुनिया उसको डिनाई कर ही नहीं पा रही थी, बिकॉज हमने अपने नैरेटिव, हमारी जो इन्फॉर्मेशन इतनी फैक्ट बेस्ड थी कि आज अगर आप देखें तो आपकी मीडिया वीजा वी इंडियन मीडिया, आप आसमान पे हैं और कहीं जमीन के गड़े के नीचे घुसे हैं। वो तो उनके एंकर उठा उठा के अपनी कुर्सियां फेंक रहे होते हैं जब वो ऑपरेशन बुरहान मरसूस को याद करते हैं। तो तीसरे लेवल की जो हमने जंग जीती वो थी सिफारती जंग। सिफारती लिहाज से जिस तरह वो जो इंडियन स्टेटमेंट्स बनाए जा रहे थे, 22 अप्रैल पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो 400 किलोमीटर अंदर उन्हें मकबूजा कश्मीर में किया था, तो पाकिस्तान ने साइमल्टेनियसली मुख्तलिफ कैपिटल्स के अंदर इंडियन इंटेंशंस को बताना शुरू कर दिया था। लिहाजा जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स जनरेट किया था तो इस कदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड या इतनी एक फेवरेबल इन्वायरमेंट सिफारती लेवल पे क्रिएट हो चुकी थी कि जब हमने उनके तैयारे गिराए, या फॉर दैट मैटर 10 मई को जब उन्होंने अपना ब्राह्मोस लॉन्च किया था पिंडी के ऊपर और चकलाला के आसपास कहीं गिरा था जाके, तो हमने फिर अल-फतेह मिसाइल फायर किए थे। जिस तरीके से हमने कोलैटरल डैमेज को अवॉइड करते हुए टारगेट्स को एंगेज किया था, और सिफारती लेवल के ऊपर हम ऑलरेडी दुनिया को बता चुके थे कि लुक, हम जो करेंगे वो डिफेंस में करेंगे, ऑफेंस अब नहीं करेंगे। अब चूंकि इंडिया ने ऑफेंस किया तो फिर जिस तरह वो फेमसली डीजीएसपीआर ने कहा हुआ था कि नाउ वेट फॉर आवर रिस्पांस, वो 9-10 की रात को उन्होंने जब कहा था, जब 3 बजे के करीब जब ब्राह्मोस आया था, और उसके बाद ये फिर हमने फतेह वन, सिर्फ एक फतेह वन हमने इस्तेमाल किया था। अभी तो शाहीन, गौरीज, अब्दालीज, तैमूर, ये बाबर, ये तो बेचारे हमारे स्टोरों में बैठे देख रहे हैं कि हम कब इंडिया पे जाएंगे। तो हमने जो ये सिफारती नफसियाती और जंग जीती, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती एटलीस्ट। बिल्कुल अहमद साहब, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती।